नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। जहां पर जाके हमारे अपने सोच के सारे रास्ते ख़त्म हो जाते हैं, जहां जाकर हम लोगों का सोच सीमित हो जाता है, वहां से राजनीति शुरू होती है। राजनीति मतलब दुनिया का सबसे धूर्त कारोबार, ऐसा कारोबार जिसमें न तो इंसान की, न इंसानियत की, न इंसानी ज़िंदगी की कोई कीमत है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से जो राजनीति है वो रंग लाने वाली है मुख्तार अंसारी की तथाकथित हत्या या मौत के बाद। जानकारों का कहना है कि ये कहानी बहुत छोटी नहीं है, वेल कैलकुलेटेड है और मौत तो मुख्तार अंसारी की हुई है, लेकिन निपटा कोई और दिया गया है। इस मौत से एक तीर से कई निशाने चले गए हैं और इस मौत के बाद किसी की मुक्ति की भी कहानी शुरू होगी। इतनी रहस्यमयी बातों के बीच में है राजनीति और चुनाव। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद राजनीति ने, जो लोग बैठे हुए हैं पार्टी के दफ्तरों में, जो थिंक टैंक में, सोशल मीडिया सेल में, आईटी सेल में, उनके पास ना तो मुख्तार अंसारी की मौत का मातम मनाने का समय है, ना जश्न मनाने का। ना उन्हें उसके मरने से कोई फ़र्क पड़ता है, ना जीने से, बल्कि वो आने वाले समय में इस पर समाज को किस तरफ हाँकना है, इस काम में लग जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश के जो समीकरण हैं, उन समीकरणों में इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जोर शोर से जीतती है और दोबारा से मोदी जी 400 पार की बात कर रहे हैं, अगर 300 भी ले आते हैं तो एक आदमी राजनीति के कैनवास से बदल दिया जाएगा। वो आदमी है योगी आदित्यनाथ। मैंने आपको ये भी बताया था कि मोदी और बीजेपी की ज़बरदस्त और धुआंधार जीत का मतलब पूरी पार्टी के लिए भले ही खुशखबरी हो, लेकिन योगी जी के लिए ये खुशखबरी नहीं होने वाली है। मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरह से हर एनालिसिस, हर समझ और पूर्व का अनुभव उत्तर प्रदेश को लेकर ये कह रहा है कि अगर मोदी पावर के साथ आया तो इस बार योगी को हटाने की वो अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए पूरी जान लगा देगा। और अगर एक बार लोकसभा चुनाव पार हो गया तो फिर मोदी जी और शाह साहब के लिए, यानी गुजरात लॉबी के लिए लूज़ करने के लिए, गंवाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। जो कुछ खतरा है, जो कुछ गंवाने के लिए है, जो कुछ रिस्क है, जो कुछ जोखिम है, वो इसी चुनाव में है, जो चुनाव हम अपने सामने देख रहे हैं। और योगी से जब आप मुकाबला करते हैं तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सिर्फ योगी से नहीं, जो लोग भी मोदी और शाह साहब को पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा एक ऐसा दौर है जब वो एक तीर मारेंगे तो मोदी शाह 4 गुना घायल होंगे। क्योंकि आज जो चुनाव है, इसमें मोदी जी की किस्मत का फैसला होना है। आप देख रहे हैं राजस्थान में कैसे वसुंधरा को स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट से निकाल दिया गया है। इसमें कुछ संकेत दिख रहा है। खैर, उत्तर प्रदेश की राजनीति पे आते हैं। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से योगी जी को बदलने के लिए अनेक प्रयास किए गए। जैसे अनेक प्रयास हत्या के किए गए थे मुख्तार अंसारी के, और वो प्रयास कौन कौन से थे ये मैं आपको तफसील से वीडियो में बता चुका हूँ। आज फिर करूँगा। फिर आप जो लोग नियमित दर्शक हैं, वो 80% 60% हमारे नियमित ही हैं, वो निराश होंगे। तो अब क्या बचता है रास्ता योगी जी के पास? योगी जी के पास रास्ता बचता है कि वो अपनी रक्षा के लिए ना तो जीने दें
और ना मार डालें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता से पूरी तरह बाहर हो जाती है तो भी योगी जी के लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनके ऊपर दबाव बनेगा, उनकी सरकार के ऊपर दबाव बढ़ेगा और विरोधी पार्टियां उनके पीछे लग जाएंगी और उनकी घेराबंदी शुरू हो जाएगी। और ये भी पक्का मान के चलिए कि मोदी जी भी उस घेराबंदी में शामिल होंगे, सत्ता में रहें ना रहें। इसलिए बीजेपी का जीतना भी ज़रूरी है, लेकिन ऐसा जीतना नहीं चाहिए जिसमें मोदी जी सुपर पावर बन जाएं और यूपी में दूसरे प्रदेशों की तरह, राजस्थान की तरह, मध्य प्रदेश की तरह, हरियाणा की तरह कोई ऐसा आदमी बिठा दें जिसके लिए कहा जाए कि इसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी। ये बात योगी जी अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे कई हमले फेल किए, असफल किए। इस एनालिसिस को यहाँ छोड़ के अब आगे बढ़ते हैं मुख्तार अंसारी की मौत के लिए। मुख्तार अंसारी की मौत के पहले लगातार एक वातावरण बना, एक माहौल बना। मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन जो कारण इस हार्ट अटैक के पीछे बताए जा रहे हैं वो सारे के सारे कारण ये कहते हैं कि ये हार्ट अटैक किसी और वजह से हुआ। कम से कम अंसारी परिवार का तर्क ये है, उनके भाई बार बार ये तर्क दे रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया जा रहा था और जहर देने की शिकायत वो लगातार अदालत से कर रहे थे, प्रशासन से कर रहे थे और सब कुछ रिकॉर्ड पे है। और जब जब ये फ़ोन पर बात करते थे इनको ये बात बताई जाती थी कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया जा रहा है। अब इस बात को, इस आरोप को एक बात याद रखिएगा, जो सरकारी स्टैंड होता है वो ज़्यादा बाई नहीं किया जाता, उस पर लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। चर्चा होगी उस तत्व की होगी जिसमें षड्यंत्र दिखाई दे रहा हो। इस पे बात करेंगे कि षड्यंत्र हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। और हत्या, जहर देकर हत्या, जेल में जहर दिया जाना, सरकार की सुपुर्दगी में जहर दिया जाना, ये सारे ऐसे तर्क हैं जो सिर्फ एक चीज़ की तरफ उंगली करते हैं, इशारा करते हैं, और वो चीज़ है सरकार का इन्वॉल्वमेंट। वो खुद भी लिख कर गए अपनी चिट्ठी में कई नाम, जिसमें कुछ ऐसे डॉन के नाम हैं, ऐसे माफिया के नाम हैं जो सीधे सीधे सरकार के साथ में जिनका नाम जोड़ा जाता है, मुख्यमंत्री के साथ में जिनका नाम जोड़ा जाता है। तो अब सवाल उठता है कि ये जो जहर की हत्या है, जहर देकर हत्या करने का जो नैरेटिव चल रहा है, ये नैरेटिव क्या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा या फ़ायदा पहुंचाएगा? सीधे सीधे आप ये कह सकते हो, कुछ लोग कहेंगे फ़ायदा पहुंचाएगा, बुरा आदमी था मर गया। कुछ लोग कहेंगे कि ये अपने आप में एक डरावनी बात है कि कोई व्यक्ति जेल में बंद हो, उस पर मुकदमा चल रहा हो, वो गवाही देने वाला हो और उसको जहर जेल में दिलवा दिया जाए और सरकार जो रक्षक है वही भक्षक बन जाए। तो ये जो दो बातें आप कह रहे होंगे, ये दो बातें आप मन से नहीं कह रहे हैं, ये बातें आपके दिमाग में कहीं से आती हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो नैरेटिव है, इसको समझिए, एक साइकोलॉजिकल जो उसका स्टाइल है और जिस तरह की फैलेसी वो बेचते हैं हर मामले में, वो उस चीज़ को व्यक्तिगत बना देते हैं, हर समस्या को व्यक्ति बना देते हैं। इसीलिए अगर आप किसी भी प्रकार के केंद्र सरकार के घोटाले की बात करें, सरकार की नाकामी की बात करें, सरकार की नाकाबिलियत की बात करें, तो आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप सरकार की फला चीज़ के खिलाफ़ हैं या ये बात सही है गलत है। आपको कहा जाएगा आप मोदी विरोधी हो, क्योंकि उन्होंने सरकार का मतलब मोदी बना दिया और सरकार और मोदी का मतलब देश बना दिया। अगर आप उनकी ज़्यादा निंदा करते हैं तो आपको कहेंगे आप देश के खिलाफ हैं। अब इस एक लॉजिकल फैलेसी जो है, इसको अगर आप मैप करें मुख्तार अंसारी वाले मामले पर, तो ये काम दिल्ली से सफाई शुरू हुई है। हत्या का आरोप यूपी में लग रहा है, यूपी सरकार पे लग रहा है, लेकिन जो आईटी सेल है वो दिल्ली से एक्टिव हो गई है।
अब आप सोचिए कि दिल्ली की आईटी सेल किसके लिए फील्डिंग कर रही है, और आईटी सेल ये बात कह रही है कि मुख्तार अंसारी एक बहुत बड़ा अपराधी था और मर गया तो अच्छा हुआ। यानी कैसे मरा ये इस देश का एक कंसर्न है, कौन मरा ये कंसर्न नहीं है। इस समय कौन मरा ये मायने रखता है, लेकिन अदालत में और मुकदमे में रखता है। इस देश में किसी के प्राण लेने का अधिकार अगर किसी को है तो वो अधिकार देश की अदालतों को है। अदालतों को भी संविधान और कानून के मुताबिक है। तो जब ये बात होती है तो एक संघर्ष होता है, जिस संघर्ष के बीच में एक बड़ा इलाका पूर्वी उत्तर प्रदेश का, जहाँ से अंसारी परिवार को वोट मिलते हैं, उसके बीच में इन सारे नैरेटिव्स का क्या असर पड़ेगा उस पे जाएंगे। ब्राह्मणों को समेटने की कोशिश हो रही है कि वो कृष्णानंद राय जो है उनकी चुटिया कटवा के लाना चाहता था, ये संदेश देना चाहता था, वगैरह वगैरह। ये अलग बात है कि 11 डॉन ब्राह्मण माने गए हैं। विकास दुबे से बात शुरू हुई थी और विकास दुबे को इसलिए मारा गया क्योंकि उसने पुलिस वालों की हत्या की थी। लेकिन पुलिस वालों की हत्या विकास दुबे ने क्यों की थी, अगर इसको आप समझें तो उस दिन मुठभेड़ में मारने के लिए पुलिस के लोग विकास दुबे के घर गए थे, ये भी रिकॉर्ड पर है। 11 ब्राह्मण मारे गए हैं। सबसे ज़्यादा अगर आप जाति जनगणना के उस पर जाएँ, सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड जो डॉन हैं वो एक जाति विशेष के। इत्तेफाक है कि मुख्यमंत्री भी उसी जाति से आते हैं। तो ये जो इलाका है, गाजीपुर का इलाका, पूर्वांचल का पूरा इलाका, और ख़ास तौर पे गोरखपुर का इलाका जो योगी जी वाला, उसको छोड़ दें तो अंसारी परिवार को बहुत बड़ा और व्यापक समर्थन मिलता है। और ये समर्थन, ये वोट अफजाल अंसारी को इसलिए नहीं मिलते कि वो डॉन है, मुख्तार अंसारी को भी इसलिए नहीं मिलते थे कि वो डॉन है, और इसलिए तो बिल्कुल नहीं मिलते थे कि वो मुसलमान हैं। भले ही बाकी देश में एक मुसलमान को निपटा दिया, ठिकाने लगा दिया के नाम पे कुछ लोग सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ 7 से 8% ही मुसलमान वोट हैं, और ये लोग ज़बरदस्त बहुमत से जीतते हैं तो हिंदुओं के वोटों से जीतते हैं। आज एक रिपोर्टर को मैंने कहते हुए सुना लाइव, एक नेशनल चैनल का रिपोर्टर, वो बता रहा था कि एक पंक्चर वाला था वहाँ पर, उस पंक्चर वाले की से गाड़ी ठीक की पंक्चर ठीक कराई थी जाते हुए परिवार के साथ। मुख्तार अंसारी ने उसको अपना कार्ड दिया था और वो हमेशा के लिए इनसे जुड़ गया था। और एक मौका ऐसा आया कि उस पंक्चर वाले के ऊपर एक कर्जा था बड़ा सा, और वो कर्जा वो चुका नहीं पा रहा था, और इसकी वजह से जो दबंग थे जिनका कर्जा था वो उसको ज़मीन कर्जा देने वालों के नाम करने के लिए बाध्य कर रहे थे, दबाव बना रहे थे। इसने एक फ़ोन किया मुख्तार अंसारी को, और मुख्तार अंसारी ने उस व्यक्ति को फ़ोन किया कि तुम्हारा जितना कर्जा है, देखिए ये वीडियो जो है, जो रिपोर्टर ने कहा है, मैं लगा नहीं सकता, उनका कॉपीराइट का मसला है, इसलिए कहानी को दोबारा से नरेट कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये जो परिवार है इसके ऊपर इसका कर्जा जो है तुम्हारा, वो आके हमारे यहाँ से ले जाओ, उसको ज़मीन ट्रांसफ़र करने के लिए परेशान मत करो। एक महिला की थी, उसको अपने बिटिया की शादी के लिए दिक्कत थी, बड़े फाटक वाला घर इनका कहलाता था, बड़े फाटक पे पहुंच गई, पैसे मिल गए, बेटी का ब्याह हो गया। अनगिनत लोग कहते हैं कि ये रॉबिन हुड थे, वहाँ के जितने अमीर थे, पैसे वाले लोग थे, उनका एक्सटॉर्शन करते थे, उनसे वसूली भाई की तरह वसूली करते थे, उनसे पैसा मंगवाते थे, रंगदारी वसूलते थे। ये सच है, लेकिन जो भी आया मदद के बगैर वापस नहीं गया, उस दर से कोई वापस नहीं लौटता था। ये एक इज्जत थी जिस इज्जत को इस ख़ानदान ने कई पुश्तों में कमाया था। कई लोग स्वतंत्रता सेनानी, कोई लोग देश के लिए आर्मी में रहे, उनसे लड़े, बहुत अलग तरह का बैकग्राउंड था। लेकिन मुख्तार जो भी हो, अगर अपराधी था तो लोकप्रिय भी बहुत था। अब आप इसको थोड़ा सा राजनीतिक सांचे में ढालकर देखें तो अगर वो आदमी लोकप्रिय था और उस आदमी को जहर देकर जेल में मार दिया जाता है अगर,
तो लोगों के बीच में क्या संदेश जाएगा? दो तरह के संदेश जा सकते हैं। एक संदेश वो जाएगा जो सोशल मीडिया पे शेयर किया जा रहा है, बुरा आदमी है, अच्छा हुआ मर गया। दूसरा संदेश ये जाएगा कि हमारा 30 साल का रिश्ता था, भैया हमको तो कभी परेशान नहीं किया, हम तो 5 बार तो एमएलए रह चुका था, हम तो जब गए दरवाजे पे खड़े हुए हमको मदद मिली, वो आदमी हमारे काम आता था। हमको एक तरह की समानांतर सरकार थी, अदालत में जाके, कोर्ट में जाके, कहीं जाके न्याय मिले ना मिले उसके यहाँ मिल जाता था। ये उसने अपनी एक इमेज बना के रखी हुई थी। सही थी गलत थी मैं नहीं जानता, लेकिन ये इमेज थी जो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। इसी पॉपुलैरिटी का रिफ्लेक्शन आज अंतिम संस्कार में देखने को मिला। आप अंतिम संस्कार कहें, कुछ भी कहें, जब सुपुर्द खाक किया गया तो हजारों लोग एक मुट्ठी मिट्टी उसकी कब्र में डालने के लिए आतुर थे। और जब इतनी बड़ी भीड़ आई तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक खलबली मच गई। और वो खलबली, वो परेशानी आप बड़ी आसानी से महसूस कर सकते हैं जो वहाँ की डीएम है, जो वहाँ की जिलाधिकारी है, उसके रिस्पांस में। वो बेचैन हैं, परेशान हैं, इतनी भीड़ क्यों है भाई? और वो कह रही है कि अब बस हुआ, और कोई मिट्टी नहीं डालेगा कब्र में। अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि आप कब्र में मिट्टी डालने से किसी को कैसे रोक सकते हैं? वो कहती है आपने हमसे परमिशन नहीं ली है। अब इस देश में सोचिए, किसी के अंतिम संस्कार में कौन मिट्टी डालेगा, इसकी परमिशन क्या सरकार देगी? लेकिन डीएम परेशान है, जानबूझकर कैमरे के सामने झगड़ रही है। वो चाहती है कि संदेश जाए कि ये भीड़ जो है इसको मैं चाहती नहीं थी, फिर भी आ गई। अफजाल कहते हैं कि भाई आप, वो कहती है मैं मुकदमा करूंगी। बोले आप कर लीजिएगा, लेकिन मैं मिट्टी डालने से तो नहीं रोकिए, मुकदमा कर लीजिए पर मिट्टी डालने से मत रोकिए। ये हमारा धार्मिक संस्कार है। ये जो लड़ाई है, ये जो कन्वर्सेशन, इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको उस डीएम की परेशानी साफ दिखाई देगी कि वो कितने प्रेशर में है। और ये भीड़ जो संदेश दे रही है, वो संदेश दिल्ली में और लखनऊ में अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दर्ज कर रहा है। लखनऊ में कुछ दफ्तर ऐसे हैं जहां पर इस बात की खुशी है कि ये भीड़ दबाकर वहां आ रही है, और दिल्ली में कुछ दफ्तर ऐसे हैं कि उनको लगता है कि भाई 2, 3, 4 सीटें कहीं उत्तर प्रदेश में कम ना हो जाएं, क्योंकि मामला सिर्फ इतना नहीं है। देश भर में इसका मैसेज गया है। ये अगर जेल में जहर देकर हत्या की गई है तो ये उसी तरह का क्राइम है। सरकार के लिए जो एजेंसियां हैं, पुलिस है, आईडी है, सीबीआई है, ईडी है, इन सब का सत्ताधारी पार्टी के लिए काम करना, संविधान और कानून के लिए काम ना करना। उधर ईडी वसूली भाई बनी हुई थी, इलेक्टोरल बॉन्ड में सामने आया, और उधर एक और सामने आ गया कि पुलिस भी गैंगवार का हिस्सा हो गई। तो ये जो संदेश जा रहा है, ये जो नैरेटिव जा रहा है, अलग अलग पार्टियां इस पर सवाल उठा रही हैं कि भाई अगर उसकी जान को खतरा था तो आपने उसकी जान बचाने के लिए क्या किया? आपने कोई मेडिकल बोर्ड बनाकर उसकी स्वास्थ्य की देखभाल के लिए क्या किया? और अफजाल अंसारी तो कह रहे हैं कि उसके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए ऐसे डॉक्टर को लगाया गया था जिस डॉक्टर को खुद ही कुछ नहीं आता था, क्योंकि वो अलग फील्ड का डॉक्टर था, सर्जन था, जनरल सर्जन। वो ये भी कह रहे हैं कि जब उनकी तबीयत खराब हुई और बुरी हालत में थे तो आईसीयू से उठा के जेल की सेल में डाल दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो जा रही हैं, ये इस चुनाव के बीच में एक संदेश लेके जा रही हैं। ये साल भर पहले होता तो शायद भुला दिया गया होता या हेडलाइन मैनेजमेंट का हिस्सा हो जाता। ये हेडलाइन मैनेजमेंट के हिसाब से देखा जाए तो एक खबर तो बन रही है, लेकिन ये खबर बीजेपी को लगता है कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड से ध्यान बंटने की खुशी मनाएं। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आए थे, वो भी उल्टी पड़ रही है, तो उससे बचने की खुशी मनाएं।
कि ये अफजाल अंसारी खड़ा होकर बोल रहा है मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार में भीड़ लगी हुई है, इससे होने वाले पॉलिटिकल नुकसान का गम मनाएं। ये सारी चीज़ें जो हैं जो ये बताती हैं कि एक चीज़ पक्की है कि बीजेपी को पॉलिटिकली इससे नुकसान होगा। देश भर में जो अंधभक्त नहीं हैं, जो न्याय को मानते हैं, जो कानून को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, जो ये मानते हैं ये सज़ा देने का सही तरीका नहीं है, जो ये मानते हैं कि सज़ा देने का सही तरीका बुलडोज़र नहीं है, वो लोग और मजबूती से संकल्पबद्ध होंगे। वो किसी भी विचारधारा के लोग हों, किसी भी सोच के लोग हों, सुबह भले ही शाखा में जाने वाले लोग हों। बहरहाल ये सिचुएशन योगी जी के लिए हर तरफ से फ़ायदे की है। गोरखपुर में योगी जी का झंडा बुलंद रहेगा ही रहेगा, लेकिन बाकी के पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुश्किलें बीजेपी की बढ़ गई हैं। और बीजेपी की मुश्किल बढ़ने का मतलब ये है पार्टी में उस लॉबी की मुश्किलें बढ़ना जो योगी जी के लिए अच्छी भावनाएं नहीं रखती। दूसरा फ़ायदा योगी जी को ये भी हुआ है कि वो बहुत सारे ऐसे लोगों को पूर्वांचल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ख़त्म करने में कामयाब हो गए हैं जो उनके रास्ते का कांटा हुआ करते थे, जिनके कारण वो वहाँ अपनी राजनीति का विस्तार नहीं कर पा रहे थे। अभी भी बहुत कठिन है डगर पनघट की, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ अफजाल अंसारी नहीं हैं, वहाँ एक और भी भूमिहार लॉबी है जो योगी जी को फैलने से रोकेगी। लेकिन फिर भी उन्होंने जो लोग माना जाता है कि उनके करीब हैं, उन सारे लोगों को कहीं ना कहीं से सुरक्षित कर लिया है। तो उनकी पावर बढ़ रही है, किसी और की पावर घट रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो भले ही मौत मुख्तार अंसारी की हुई है, लेकिन निपटाया किसी और को गया है। उम्मीद करता हूँ बात सारी आप समझ गए होंगे। तो फिर नमस्कार और जय हिंद।